आज हम लोगों को पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हमें इसमें ये जानना है, एक प्रैक्टिकल आइडिया दिमाग में लगाइए कि कोई भी रेसिस्टेंस हमारे पास था या है और इससे करंट हम आई फ्लो करा रहे हैं। कुछ देर तक अगर हम इसको फ्लो कराते हैं, करंट उससे फ्लो करता है, तो हम क्या पाते हैं? थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो कंडक्टर गर्म हो जाता है। एक्चुअली इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बिकॉज सिंस करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फॉर ए व्हाइल और फॉर ए टाइम, फॉर लॉन्गर टाइम और शॉर्टर टाइम, आफ्टर सम टाइम वी फाइंड दैट द कंडक्टर बिकेम हीटेड। अब इसी को हम लोग कहते रहे हैं कि ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। तो हमें ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है? पहले हम देख रहे हैं, इसको लिख भी देते हैं। दी फेनोमेना ऑफ production of heat when current passes through any conductor। फिर से, the phenomena of production of heat when current passes through any conductor। क्लियर? तो this heating effect of the conductor is called हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो कंडक्टर का हीटिंग प्रभाव है, कंडक्टर गर्म हो जा रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसके बीच में ये जो हम लोगों ने लिखा, ये मैंने कहा, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है क्या? दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड, इसी कंडक्टर का जो हीटिंग प्रभाव है, इसी प्रभाव को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और जूल इफेक्ट भी, और जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी। या इसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझ लेने की है कि इसके अंदर की साइंस क्या है। हम लोगों ने क्या पढ़ा? जब करंट कंडक्टर से बहता है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कराया जाए या चार्जेज मूव करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाते हैं। हमने पढ़ा एक्सेलरेट होते हैं तब ये हायर स्पीड से चलने लगते हैं। मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन कोलिजन के बाद इनका एक्सेलरेशन खत्म हो जाता है और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक कांस्टेंट स्पीड से, जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से स्पीडली उसमें बहने लगते हैं। ये हमने पढ़ा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी रिसीव किया इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने, ये रिसीव किया हुआ काइनेटिक एनर्जी उस मेटल के आयन को रिसीव हो जाता है और तब मेटल के आयन उस एनर्जी को जैसे ही रिसीव कर लेते हैं, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करते हैं जो हीटिंग इफेक्ट के रूप में उसमें कंजर्व हो जाता है। यही कारण है किस चीज़ का?
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके साइंस में, व्हेन कंडक्टर इज connected with the source of EMF, the free electron receives kinetic energy more than initial moving opposite to the direction of moving opposite to the direction of electric field when conductor is connected with the source of EMF. The free electrons receives kinetic energy more than initial moving opposite to the direction of electric field, transfers to the metal ion as a result of which metal gets heated। वाह, ये काइनेटिक एनर्जी के कारण ही मेटल गर्म हो जाता है। चलिए, तो हमने ये सीखा कि आखिर होता क्या है भाई। तो हम लोगों ने कहा कि भाई कोई भी कंडक्टर है, अगर उसको सप्लाई से जोड़ दें, उसे सोर्स ऑफ ईएमएफ से जोड़ दें, तो हम पाते हैं कि कुछ देर के बाद वो कंडक्टर गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? तो हम लोगों ने कहा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या सप्लाई से जोड़ना कहिए, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है पहले की अपेक्षा ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी कोलिजन के पहले। अब कोलिजन के पहले जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उसे हायर स्पीड से मूव करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो एक कांस्टेंट स्पीड से, जिसे ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, उससे मूव करता है। तब ये काइनेटिक एनर्जी मेटल के आयन को ट्रांसफर्ड हो जाती है और यही एनर्जी उस मेटल में हीट के रूप में कंजर्व हो जाती है और ये प्रोड्यूस, इसलिए वो कंडक्टर हीटिंग इफेक्ट शो करता है। अब हमें ये जानना है कि चलिए हीटिंग इफेक्ट के बारे में जानकारी तो हमारी हो गई कि भाई ऐसे इस कारण से, इसमें साइंस हमने देखा कि इस कारण से होता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो हीटिंग इफेक्ट है कितना वो होगा, जूल्स लॉ क्या कहता है और हीट कितना प्रोड्यूस होता है। तो हमने कहा हीट प्रोड्यूस इन रेसिस्टर, ये हम निकालना चाहते हैं। निकाल दीजिए भाई। मान लीजिए ये रेसिस्टेंस है, इसको सोर्स ऑफ ईएमएफ से जोड़ दिया आपने, करंट फ्लो करेगा आई, ये रेसिस्टेंस आर है, ए पॉइंट ए मान लीजिए, ए पॉइंट बी मान लीजिए। चलिए, अब हम ये बात सोच रहे हैं कि एक हमने जो मैंने बताया आपको दिखा रहा हूँ, उसमें मैंने कहा कि करंट ये फ्लो कर रहा है रेसिस्टेंस आर के द्वारा। अब करंट रेसिस्टेंस आर के द्वारा जब फ्लो कर रहा है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस रेसिस्टेंस के दोनों छोरों पर पोटेंशियल में अंतर होगा, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से
लोअर पोटेंशियल की ओर बहेंगे। अगर यहाँ के पोटेंशियल को VA कहें और यहाँ के पोटेंशियल को VB कहें तो क्या होगा, VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब तो कुछ वर्क डन होंगे। तो पहले हम लिखते हैं ये जो वर्क, जो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो करंट का फ्लो हो रहा है तो कुछ वर्क हो रहे होंगे, यही वर्क डन इस सिस्टम में हीट के रूप में कंजर्व है। तो पहले हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ देखिए, दी करंट I is flowing through resistance R, developing potential difference across the ends at A, VA and B, VB। मान लिया मैंने यहाँ VA और यहाँ VB। Hence amount of charge flowing थ्रू कंडक्टर क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज बताइए कितना होगा। फॉर्मूला आपको मालूम है ना, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। तो Q के लिए क्या लिखिएगा, I इंटू T। तो Q बराबर हो गया IT, वेयर द करंट फ्लोज टू द कंडक्टर फॉर टाइम T। ये मैंने लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि जो एनर्जी में चेंज होंगे, जो एनर्जी में चेंज होगा वही हीट प्रोड्यूस होगा। तो हम यह देखते हैं, नाउ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आपने पढ़ा ना वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू वर्क डन। तो भैया यहाँ जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम निकालने इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि ये सिस्टम में एनर्जी कंजर्व होगी। तो कैसे कंजर्व होगी हमें निकालना चाहते हैं। नाउ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एट द 2 पॉइंट्स K is equal to Q is equal to VA minus VB। Q is equal to VA minus VB। तो अब आप लिख सकते हैं कि Q is equal to QV। तो Q को V को लिख सकते हैं, Q को लिखते हैं I इंटू T इंटू V। तो ये काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, VIT। दिस इज द काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेसिस्टेंस एट इट्स 2 एंड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि यही काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या दे रहा है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन द्वारा रिसीव की जाएगी, मेटल के आयन द्वारा रिसीव की जाएगी और हीट प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इसको मैं लिख भी देता हूं, एज आवर कंसेप्ट दिस काइनेटिक एनर्जी, दिस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी is transferred to the metal ion and metal gets heated।
विथ H इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू आई इंटू टी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट. इसको हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं. अब इसको थोड़ा सा और इसको बढ़ाया जा सकता है. इस आइडिया को थोड़ा और ऐसे भी कर सकते हैं कि H इज इक्वल टू V है तो V को IR लिख सकते हैं, I इंटू टी हो सकता है तो इसको लिख सकते हैं I स्क्वायर RT. तो हीट, amount of heat produced due to flow of current through any conductor will given as H is equal to I square RT. This is the required heat produced when current I flows through कंडक्टर. अब इस तरह से आप ये कर सकते हैं कि कैसे हम हीट को, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ ये हम निकाल सकते हैं. नाउ फ्रॉम दिस जूल्स लॉ जो आपने अभी पढ़ा है, इस जूल्स लॉ से आराम से ये 2-3 कंक्लूजन कर सकते हैं. जूल्स लॉ आपने पढ़ा भी है. जूल्स लॉ में हम लोगों ने क्या देखा, जूल्स लॉ में कहा गया कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर. कब? जब रेसिस्टेंस पार्टिकुलर हो. हीट प्रोड्यूस प्रोपोर्शनल टू R. कब? जब करंट पार्टिकुलर हो. और हीट प्रोड्यूस प्रोपोर्शनल टू टाइम. कब? जब I प्रोवाइडेड हो, I दिया गया हो. तो अब इसीलिए हमने इस जूल्स लॉ का कंक्लूजन यहाँ लिख दिया है. According to Joule's law, the amount of heat produced is directly proportional to the square of the current for a given R. The amount of heat produced is proportional to resistance for the given current I, and the third one is the heat produced is directly proportional to the time. Now the second matter, very easy matter, is the electrical power. What will be the electrical power? इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पावर के बारे में सिंपल बताइए. पावर के बारे में आप सिंपल आइडिया अपना बताइए. तो पावर बराबर क्या होता है, W/T. W क्या है, वर्क डन. सिंपल हम लोग ये नहीं करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर. इसको ऐसे भी dW/dt भी लिखते रहे हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सोर्स का इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो सकता है. तो कहता है कि किसी भी सोर्स का जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो सोर्स द्वारा किया गया वर्क डन है गिवन टाइम में जो सोर्स द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में जो वर्क किया गया है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर. इसको लिख भी सकते हैं, द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF in maintaining potential difference, potential difference or electric current
और मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक करंट इन एनी सर्किट in a given particular time is called electric power। आप इसको दूसरे तरह से भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि साहब यूनिट टाइम में जो वर्क किया गया सोर्स के द्वारा, दैट में ऑल्सो बी कॉल्ड एज, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू W बाई टी, और W आपका क्या है, VIT बाई टी, तो आप P को क्या लिख सकते हैं, V इंटू I या I स्क्वायर R, और आप इसको भी लिख सकते हैं, और I बराबर हम लिखते हैं V इंटू V बाई आर, तो इसे V स्क्वायर बाई आर भी कह सकते हैं। ये है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, और इलेक्ट्रिकल पावर का फिर तब SI यूनिट इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल पावर का, तो इलेक्ट्रिकल पावर का SI यूनिट होगा P बराबर होगा जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को हम लोग कहते हैं वाट। तो 1 किलो वाट का मतलब है 1000 वाट, ठीक है। और एक और बात दिमाग में रखिए कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये कभी कभी कन्वर्सन में काम आएगा, इसलिए इसे भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। अब दूसरी बात है, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट हम लोग कहते हैं, मिटा दे रहा हूं, ये है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एकदम सिंपल है, ये तो क्लास 10 में इसको आपको बताया गया है, लेकिन हम लोग इसको कह देते हैं कि टोटल वर्क डन जो होगा, जो टोटल वर्क डन जो होगा मेंटेन करने में करंट को, वही कहलाता है। अभी देखिए, पहले इलेक्ट्रिकल पावर में हम लोगों ने क्या कहा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये जो वर्क हुआ पार्टिकुलर टाइम में, जो वर्क हुआ उसे कहा था ना आपने, याद कीजिए, इससे क्या निकाले थे, द इलेक्ट्रिक पावर कैन बी डिफाइंड एज ए रेट ऑफ doing work in maintaining the current in the electric circuit by the source of EMF। ये बात है। और फिर यही बात तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कहेंगे, ठीक इसी बात को हम ऐसे कहेंगे, द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF in maintaining current in electric circuit in given time, not in particular time, दिए गए समय में। तो दिए गए समय में वर्क डन क्या होगा, तो E बराबर होगा P इंटू टी।
तो P हो जाएगा क्या, V इंटू आई इंटू टी। ये क्या होगा, V इंटू आई इंटू टी, या इसे कह सकते हैं आई स्क्वायर आर टी। अब ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा दिमाग में लगाने की बात नहीं है, ये आप सबको जानकारी है। अब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं 1 BOT का मतलब होता है दी electrical energy consumed in kilowatt in 1 hour। मतलब 1 BOT का मतलब होगा 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट 1 घंटा में अगर खर्च होता है तो बोर्ड ऑफ ट्रेड का यूनिट होगा कितना, 1 यूनिट, 1 BOT होगा। और 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर को हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻³ जूल भी। ये सब कन्वर्सन के लिए याद रखिएगा तो न्यूमेरिकल बनाए जा सकेंगे। ठीक है।